नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल और अपना परिवार पे स्टडी पे। प्यारे साथियों, आज की जो टॉपिक है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और ये हर बच्चे के लिए, वो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर एग्ज़ाम्स में इससे कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या की जा रही है, एक लेक्चर्स के द्वारा आपको यहाँ पे एक स्टोरी एकदम सिंपल तरीक़ा से यहाँ पे बताई जाएगी। अगर आप इस लेक्चर्स को सुन लेते हो तो आप आसानी से इसका जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से दे सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है। आईएनसी। आईएनसी का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं कि बाय द लेट 19th सेंचुरी इंडियंस स्टार्टेड रियलाइजिंग द एक्सप्लॉइटेशन अंडर ब्रिटिश educated Indians wanted to common political platforms। यानी कि इसमें देखा गया जैसे कि 19th सेंचुरी के अंत तक इंडियन को ब्रिटिश के एक्सप्लॉइटेशन का एहसास होने लगा, उसके शोषण का एहसास होने लगा। 19th सेंचुरी के इन एंड तक लोगों को क्या होने लगा, उसकी एक्सप्लॉइटेशन का एहसास हुआ, यानी कि उसके शोषण का एहसास हुआ। लोग क्या होने लगे, एजुकेटेड इंडियन क्या चाहते थे, एजुकेटेड इंडियन वांटेड टू कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी अपनी प्लेटफॉर्म की मांग कर रहे थे। किससे मांग कर रहे थे? ब्रिटिश से ही मांग कर सकते हैं ना। एक कब की बात है? 19th सेंचुरी के एंड की बात है, ठीक है ना। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में आया था। कौन आया था? द एल्बर्ट बिल 1883। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एंड इंक्रीजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड इंडियंस थिंक अबाउट यूनिटी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो हुआ था 1883 के, यानी कि 1883 की बात कर रहा है। और बढ़ता हुआ लोग का, जैसे कि इंक्रीजिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिससे नस्लीय भेदभाव इंडिया की एकता की ओर ले जा रहा था। यानी कि उस समय क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड इंडियंस थिंक अबाउट यूनिटी। क्या हो रहे थे, एकता की ओर लेकर जा रहा था। उस समय लोगों ने मांग किया कि हमारे भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होने चाहिए ब्रिटिश से। तो इस समय देखा गया कि सबसे ज़्यादा अगर विवाद हुआ था, एक कौन से बिल पर हुआ था? द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये कब की है? द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, यानी कि 1883 की बात है। प्यारे साथियों, इसमें देखा गया कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम जो थे, टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म ए पॉलिटिकल बॉडी विद इंडियन लीडर्स। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। उन्होंने क्या किया, इंडियन से लीडर्स के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल क्या बनाने की काम की, एक पॉलिटिकल संगठन बनाने की एक पहल की। उन्होंने भी सोचा कि इन लोगों की डिमांड जो है, सही बात है, इस चीज़ों को भी पूरा करने चाहिए। इन लोगों के पास भी अपनी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। कौन थे? कौन थे? ए.ओ. ह्यूम टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म ए पॉलिटिकल बॉडी विद इंडियन लीडर्स। यस। आगे बात समझ में? यहाँ तक तुम क्या समझे, बताओ। जो ब्रिटिश मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था, जिससे इंडियंस था वो यूनाइट कर रहे थे, मतलब उन लोग को यूनिटी चाहिए था। तभी एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ना, ए.ओ. 1883 में वो कौन सा बिल आया था? अगर एल्बर्ट बिल, द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी उसी टाइम ए.ओ.
चाहते हैं, वो टेक इनिशिएटिव लिए कि वो एक संगठन बनाएंगे जिसमें जो इंडियन लीडर्स है वो रहेंगे। वेरी। अब इसके बाद देखते हैं कि फाउंडेशन ऑफ आईएनसी के बारे, यानी कि कांग्रेस की, आखिरी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट कॉल्ड इंडियन नेशनल यूनियन, 1884 में इसे क्या बोला गया था? इंडियन नेशनल यूनियन। इसे बोला गया था फर्स्ट कॉल्ड इंडियन नेशनल यूनियन 1884, यानी कि 1884 में। पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, 1884 की बात कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस प्लान्स इन पुणे 18 December 1885 but shifted to Bombay due to cholera outbreak। क्लोरा आउटब्रेक इसका मतलब क्या होता है? ये जो कॉन्फ्रेंस की जो प्लानिंग पहले कहाँ थी, 1885 में कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था। पर हैजा फैलने से, हैजा बीमारी होता है, उसी को क्लोरा बोला जाता है। क्लोरा हैजा फैलने की वजह से कहाँ शिफ्ट हो गया? मुंबई में। कहाँ शिफ्ट हो गया था? मुंबई में शिफ्ट हो गया। और वहां भी इसके नाम दिया गया, रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहीं पे इसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आईएनसी। इसका पहला जो सेशन हुआ था, यानी कि फर्स्ट अधिवेशन, यानी कि पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे। जो अभी के समय में मुंबई बोली जाती, उस टाइम बॉम्बे बोली जाती थी। बॉम्बे जो कि एक कॉलेज था, जिस कॉलेज का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसका प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। और डेलीगेट्स उसमें कितने थे? डेलीगेट्स मतलब उसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो उसमें डेलीगेट्स थे 72 लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अपनी इंडिया में हर जगह से, मतलब ऑल ओवर इंडिया देखे साथियों, तो 72 लीडर्स उसमें डेलीगेट लीडर्स उसमें क्या किए गए थे? शामिल किए गए थे। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये पहले इसका 1884 में इसकी नाम क्या थी? इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में इसका नाम रीनेम्ड जो की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पहले की बात है, पहला इसका कॉन्फ्रेंस प्लान इन पुणे, तो सोचा था कि इसकी प्लानिंग कहाँ की जाएगी? पुणे में, दिसंबर 1885। बट इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे, यानी कि क्या फैल गए थे? क्लोरा फैल गए थे, जिससे हैजा बोली जाती है, हैजा फैलने की वजह से। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन प्रेसिडेंट थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। डेलीगेट्स लीडर्स को देखी जाती है तो 72 डेलीगेट्स लीडर्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया से देखी जाती है। इसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72, यानी कि 72 प्रतिनिधि थे। प्यारे साथियों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी हमारी भी, जैसे कि अगर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, किसी भी पार्टी का होती है, उसकी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जस्ट लाइक अगर इसको देखते हैं कि आईएनसी एक बहुत बड़ी पार्टी बनी थी, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना था, और उस चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी कुछ ना कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव्स होती। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था? पहला इसका ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग टुगेदर एजुकेट इंडियंस ऑन ए कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इसकी क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर एजुकेटेड इंडियंस ऑन ए कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, यानी कि एजुकेटेड इंडियंस को एक कॉमन पॉलिटिकल मंच पर लाना था। कॉमन पॉलिटिकल मंच पर क्या कर रहा था? उन लोगों को लाना था। टू एक्सप्रेस ग्रीव, जैसे कि क्या बोली जाती है उसको? टू एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस, टू एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बताएगा कि ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी शिकायत रखें। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आइए यहाँ पे बताइए, इसलिए इसको बनाई गई थी। और इसमें टू ट्रेन इंडियंस इन पॉलिटिकल वर्क, इंडिया को पॉलिटिकल में प्रशिक्षित करना। उन लोगों को भी क्या करना था?
सोचो क्या करना था उनको, ट्रेंड करना था, Yes, sir. टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फॉर रिफॉर्म्स, सुधारों के लिए जनमत बनाना, ऐसे चीजों को बनाई गई थी। मतलब इसकी क्या थी, इसका ऑब्जेक्टिव्स था, किसका ऑब्जेक्टिव था, व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। To get Indians on a common political platform, to अपने ग्रीवेंसेस को, यानी कि ग्रीवेंसेस यानी कि अपनी शिकायतों का किसके सामने, ब्रिटिश के सामने क्या कर बताएं, उनके जस्ट उनके सामने से। और दूसरा क्या था, पॉलिटिकल वर्क के लिए इंडियंस को क्या करना था, ट्रेंड करना था। दूसरे देखे थे कि क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फॉर रिफॉर्म्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ी सी देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्यारे साथियों, सबसे पहले सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। क्या होते हैं, महत्व। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट। और ये क्या होती है, ये संगठित नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्या की थी, नेशनल मूवमेंट की ये इससे क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। क्रिएटेड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑफ इंडियंस अक्रॉस रीजन्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन। इंडियंस को यूनिटी की भावना, यूनिटी जगी, लोगों ने एकता की भाव जगी और एक होने लगे, चाहे वो किसी भी रीजन से आते हो, उनकी लैंग्वेज क्या, उनके रीजन्स क्या थे, उनकी जाति क्या थी, ये किस धर्म से, इससे ऊपर उठकर लोगों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी। Yes. और उसके बाद देखा गया सिग्निफिकेंस में इसके महत्व का देखा गया। इनिशियली स्लो वर्क बट लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंस। शुरुआत में तो ये काम काफ़ी धीरे थी, लेकिन इसमें इंडियन अगर देखते हैं इंडिपेंडेंस के लिए ये मजबूत नींव रखी थी, यानी कि अपने देश की आज़ादी के लिए एक मजबूत अपने क्या रखे थे, एक नींव रखी थी। इनिशियली स्लो बट लेट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर इंडिपेंडेंस। चलो बताओ, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनसी? The significance of INC is that it started the Indian national movement and it laid a structure for the Indian independence and Indian movements. वेरी गुड। जैसे कि हम अगर इसमें देखते हैं कि मॉडरेट कुछ फेज को देखते हैं, मॉडरेट कुछ फेज चला था 1885 से लेकर 1905 तक। ये जो फेज था मॉडरेट फेज था। एक कौन सी फेज था, मॉडरेट फेज था। और मॉडरेट फेज को प्यारे साथियों बोली जाती है उदारवादी दौर। एक ऐसी दौर था उदारवादी दौर। फर्स्ट 20 years वेयर डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट। शुरुआती 20 साल तक उदारवादियों के, यानी कि मॉडरेट फेज था, उदारवादी। एंड बिलीव ब्रिटिश रूल इज बेसिकली गुड, ओनली नीड्स फॉर रिफॉर्म्स। उस समय ब्रिटिश शासन बुरा नहीं, बस सुधार की जरूरत है। मतलब इस समय लोगों ने क्या बोला था कि 1885 तक लोगों ने ये क्या किया, 1885 से लेकर 1900 यानी कि 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से 1905 तक ये जो फेज चल रहा था, मॉडरेट फेज चल रहा था। और इसी फेज को बोला जाता है, क्या बोली जाती है, उदारवादी दौर बोली जाती है। ये डोमिनेटेड बाय मॉडरेट। ब्रिटिश रूल इन बेसिकली गुड, ओनली नीड्स फॉर रिफॉर्म्स। लोगों को लगता था कि इसमें क्या करना है, ब्रिटिश शासन बुरा तो नहीं है, लेकिन बस इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म करना चाहते थे। जैसे मेथड क्या था, पेटिशंस, प्रेयर्स, स्पीचेस, मीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड। तरीका इन लोग क्या था, प्रेयर करना, उनसे रिक्वेस्ट करना, स्पीचेस देना, मतलब स्पीच की द्वारा मीटिंग बुलाना, यानी कि जो भी काम की जाते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल की जाते थे। मतलब इनकी मेथड क्या थी उस टाइम, 1885 से यानी कि 1885 से लेकर 1905 की बात बोल रहे हैं, यानी कि 1905 तक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये क्या, यानी कि पीसफुल मेथड अचीव। अब इसमें क्या हुआ था, अचीवमेंट इंडियन काउंसिल्स एक्ट, अचीवमेंट्स इसका क्या आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इनकी एक अचीवमेंट्स भी उसमें मिला था, इसको इनको क्या दिया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आई बात समझ में? चलो क्या समझे हो मॉडरेट फेज में, मॉडरेट फेज कब से कब तक चला था, यानी कि उदारवादी दौर
1885 से 1905। इस फेज में सब होता इस फेज में बोला कि मॉडरेटर से काम चलाया जाता था। इस फेज में बोला जाता था कि ब्रिटिश को सिर्फ रिफॉर्म्स का ज़रूरी है, उसका शासन अच्छा है। और जो उसका मीटिंग्स होता था, प्रेयर्स होते थे और स्पीच होते थे, रिक्वेस्ट्स होते थे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज पीसफुल। अगर हमें किसी चीज़ों को मांग करना है तो पेटिशंस होता था, पेटिशन दायर करते थे, या तो प्रेयर्स होता था, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे भैया ये काम जो आप कर रहे हो गलत करें, इस चीज़ों में आप सुधार करें, ये लोगों के लिए सही नहीं। स्पीचेस के द्वारा या मीटिंग के द्वारा, यानी कि जो काम की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीसफुल की जाती थी। आ रही बात समझ? यस। दूसरी बात, इन लोग की एक ऐसी बेंच भी बताई गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 यानी 1892। इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स, इम्पोर्टेंट मॉडरेट प्रमुख उदारवादी इसमें नेता कौन कौन थे? जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, ए.ओ. ह्यूम थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, एम.जी. एक थे एम.जी. रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, आर.सी. दत्त थी, रहीमतुल्ला सयानी और बहुत सारे लोग थे। मतलब इसमें क्या हो, इम्पोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स तो होंगे ना, तो उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम पहले आता है, ए.ओ. ह्यूम जी भी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और कौन थे, एम.जी. थे, रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, आर.सी. दत्त जी थे, रहीमतुल्ला सयानी, ऐसे बहुत सारे लोगों के ये क्या बताए गए थे, मॉडरेट कुछ लीडर्स थे, उदारवादी लोग थे। उन लोगों के बारे में ओपिनियन अबाउट आईएनसी, कांग्रेस का विचार क्या था? कांग्रेस के विचार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ओपिनियन, उनके ओपिनियन देखते हैं। ब्रिटिश वायसराय जो थी, ब्रिटिश वायसराय की राय क्या थी? तो उस समय देखा गया लॉर्ड डॉफरिन जो थे 1884 से लेकर 1880 तक इंडियन रिप्रेजेंट्स ओनली है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। लॉर्ड डॉफरिन 1884 और 1888 तक उन्होंने क्या बताया था कि कांग्रेस केवल एक बहुत छोटे क्या करे, वनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये किसने बोला था? लॉर्ड डॉफरिन ने बोला। 1884 1888 यानी 1884 से 1888 इन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन वनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर पाता है, ये सबको नहीं रिप्रेजेंट करता। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 उन्होंने बोला था कांग्रेस इज क्या होता है, टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड आई वांट टू असिस्ट टू ए पीसफुल डोमिन। कांग्रेस से गिरने वाली है और मैं चाहता हूं इसे शांति को से समाप्त कर दूं। तो क्या होने वाली, खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली। मैं चाहता हूं कि इसे बहुत ही अच्छा तरीका से क्या करूं, समाप्त कर दूं। मतलब एक तरह का क्या था, लॉर्ड कर्जन ने इसको क्या किया था, हम गाने का ही तो काम किया था कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। 1899 से लेकर 1905 लॉर्ड कर्जन। इसमें हम देखते हैं, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, कट्टरपंथी नेताओं की क्या राय थी। अरविंदो घोष जो थे, आईएनसी इज ए वैगनिंग इंस्टीट्यूट, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था। मतलब इसमें कुछ इंडियंस भी थे, समझ आ रहा? जैसे आज भी कुछ अगर बिल्स पास होता है तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी ओपिनियन इंडियन लोग ना रखते, इंडियन का थी अपना लोग नहीं रखते, उससे विपक्ष का। उस टाइम अरविंद घोष ने बोल दिया था, उन्होंने कहा था, अरविंदो घोष ने कहा था कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेगिंग इंस्टीट्यूट, कांग्रेस भीख मांगने वाली इंस्टीट्यूट। मतलब उस पर क्या किए थे, तंज कसे थे, यानी कि व्यंग मारे थे कि ये कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस क्या है, ये आपकी और मेरी मदद करने वाली नहीं, ये अंग्रेजों से भीख मांगती है, इसको आज़ादी नहीं चाहिए, भीख मांग रही है। ये किसने बोला था? अरविंदो घोष ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था?
बाल गंगाधर ने इसके बारे में उनको रिप्लाई भी दिया था। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार मांगने में अंतर समझना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार मांगने के अंतर समझना चाहिए। हमें उससे भीख नहीं मांगना, हमें अपने अधिकार मांगना है। इनके भी बात सही है, हम उससे भीख थोड़े मांगना। हमारी जो राइट्स है उसकी जो क्लेमिंग, अपनी राइट्स को क्लेम करना था, इन्होंने बोला था ऐसे। बिपिन चंद्र ने बोला था आईएनसी इज प्लेइंग विथ बबल्स, कांग्रेस बुलबुले से खेल रही है। मतलब ऐसे लोगों ने क्या किया था, उस चीजों को उस समय बोले थे। बिपिन चंद्र ने बोला था कि आईएनसी इज प्लेइंग विथ बबल्स, बबल्स के साथ, बुलबुले के साथ खेल रही है। ऐसे आया था। इंपॉर्टेंस इन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या हुआ, प्रोवाइडेड ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन। एक नेशनल प्लेटफॉर्म तो उसके पहले कोई था ना, कोई नहीं था। नेशनल प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड हुआ था, इंडिया नेशनल कांग्रेस था, एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। लोगों ने क्या करते थे, हमारी जो मांगे होते थे वो डायरेक्ट अंग्रेज के पास जाते थे, अंग्रेज और हमारी डिमांडों को क्या करती थी, पूरी करते थे। और इसमें ट्रेंड लीडर्स लाइक गोखले थे, तिलक थे, मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय थे। ब्रॉड पॉलिटिकल अवेकिंग अमॉन्ग द कॉमन पीपल, यानी कि आम जनता में राजनीति की, आम जनता भी लोगों ने क्या सोचा कि अब राजनीति में आना चाहिए। ब्रॉड पॉलिटिकल अवेकिंग एंड अमॉन्ग कॉमन पीपल, जिसके द्वारा द स्लो इट शूट्स द सीड ऑफ नेशनलिज्म। भले ही एक काम धीमा हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, लेकिन इसमें राष्ट्रवाद के बीज बो दिया था, लोगों के अंदर देशभक्ति के, नेशनलिज्म की बीज डाल दिया। उसके पहले अपने देश के बारे में लोग सोचते थे, बट उतने ही नहीं कि हमें आज़ादी भी चाहिए। अरे ये बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बताओ, हु फाउंडेड द Indian National Union in 1884? AU founded the Indian National Union. Where was the first session of INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस? The first session was going to held in Pune because of cholera outbreak, it was sent to Mumbai, and Indian National Union was renamed to Indian National Congress. उसी में रीनेम्ड की गई थी। पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, उसके बाद इसको रीनेम्ड की गई थी। कहाँ की गई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे, आज अभी के समय क्या बोले जाते हैं, मुंबई बोली जाती है। हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी? आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट किसने बनाया गया था? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। How many delegates attend the first session of INC? 72 delegates. 72. Delegates. Why was the first session of INC shifted from Pune to Bombay? The first session of INC was shifted from Pune to Bombay because of the cholera outbreak. What were the objectives of INC at the time of its formation? The objectives of INC at the time of its formation were to promote national movements, to देखो, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब की जाती थी, तो उस समय लोगों के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हो, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। लोगों की ये थी, हमें यूनाइट करना है, इंडियंस को यूनाइट करना ऑन वन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, to unite educated Indians on political platforms। एंड दूसरी इसका कारण ये था कि प्रेजेंट ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर हमारे यहाँ कोई शिकायत हम डायरेक्ट लेकर जाएंगे, बताएंगे हमारी ये समस्या, आप समस्या दूर कीजिए। टू ट्रेंड इंडियंस इन ए पॉलिटिकल वर्क, इंडियंस को राजनीति में प्रशिक्षित करना, उसको ट्रेंड करना पॉलिटिकल के बारे में। टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि सुधारों के लिए जनमत तैयार करना, इसी को बोला जाता है कि टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फॉर रिफॉर्म्स। Yes. चलो सुनाओ तो। The objectives of INC were
to promote national movements, to train peoples for political grievances, to show grievances to the British, and to ask represent grievances to the British government, and to create public opinion for the reforms. And name any four moderate leaders of INC. किसी 4 मॉडरेट लीडर्स का नाम बताओ, इससे तो नाम बहुत बताया। WC बनर्जी, संतोष बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ INC इन 1885। The significance of formation of the INC in 1885 showed that it also did national movements and represented grievances to the British and trained public for political advancements. यानी कि हमने क्या बोला था कि यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस को बताना कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ INC इन 1885 के बारे में बताना। Yes. हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इट मार्क बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट, एंड सेकंड ब्रॉट एजुकेटेड इंडियंस टुगेदर on political platforms and created political awareness among the common Indians and changed future leaders like Gokhale, Tilak, Madan Mohan Malviya, etc. And the changed futures जैसे कि now Modrit is begging it late foundation for the independence। शुरुआत उदारवादी थी, लेकिन इसे स्वतंत्रता। शुरुआत में तो मॉडरेट था, लोगों ने यही बोलते थे कि आप देखिए से आपको काम यही करना, आपके शासन तो सही है, बट थोड़ी सी कामों का आपको सुधार करना चाहिए, ऐसे लोगों के। लेकिन बाद में यही आग बन गई आज़ादी के लिए। इसमें क्या हुआ, लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जैसे कि संगठित नेशनल मूवमेंट भी यहीं से शुरू हुआ था। लोगों ने स्टार्ट किया था एजुकेटेड इंडियंस को एक मंच पर लाना था, पॉलिटिकल मंच पर लाना था, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लाना था। आम भारतीय में भी राजनीति के प्रति अवेयर करना था कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए। अगर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। एक दूसरी बताओ कि कंपेयर द व्यूज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अबाउट INC। कंपेयर द व्यूज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अबाउट। The view of British rulers was that this लॉर्ड डॉफरिन ने क्या बोला था? Lord Dufferin said that British INC represents INC represents a microscopic माइनॉरिटी। ये INC क्या है? माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी and extremist and लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था? Lord Curzon लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था? INC इज टॉटरिंग, मतलब INC खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, Yes. टू इट्स फॉल एंड आई वांट टू असिस्ट इन इट्स पीसफुल। peacefully. मतलब मैं चाहता हूँ कि इसे शांति से समाप्त कर दिया जाए। And एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जैसे कि आप इंडिया, अरविंदो घोष ने क्या बोला था? Govindo Ghosh, उन्होंने क्या बोला? he said that INC is INC is begging इंस्टीट्यूट, यानी कि भीख मांगने की एक संस्था। from the British. और बाल गंगाधर ने क्या बोला था? Bal Gangadhar Tilak said that INC doesn't know how to differentiate between बिपिन चंद्र ने क्या बोला? rules and asking for rights and बेगिंग एंड क्लेमिंग राइट्स। begging and claiming rights. एंड बिपिन चंद्र ने क्या बोला था? Bipin Chandra
बिपिन चंद्र ने क्या आईएनसी इज प्लेइंग विथ बबल्स, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बताया INC था is बिपिन playing चंद्र ने with बुलबुलों bubbles. की तरह खेल रही। अरविंदो घोष ने सबसे पहले प्यारे साथियों इसमें हमने क्या बोला कि कंपेयर द व्यूज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ आईएनसी। लॉर्ड अपरिल ने बोला था कि आईएनसी जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर, हम लोग के अंदर भी को डालने। लॉर्ड कर्जन ने बोला था ये खत्म होने वाला, समाप्त होने वाला, मैं चाहता हूँ कि इसे शांतिपूर्ण ही समाप्त कर दिया जाए। देख लीजिए कितनी अच्छा से बोल रहा है। एक्सट्रीमिस्ट हम लोग को धमका रहा है। एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो होता है, जो अरविंदो घोष ने बोला था कि आईएनसी भीख मांगने की एक संस्था है, उन्होंने बोला था ये कंट्रोवर्शियल भी, कुछ विवाद भी रहा। बाल गंगाधर ने बोला था हम लोग को सबसे पहले इस वुड बी अंडरस्टैंड या डिफरेंस बिटवीन बैगनिंग एंड क्लेमिंग राइट्स, हमें भीख मांगने और अपने अधिकार मांगने का कुछ डिफरेंसेस को समझना होगा, तब जाकर हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा बताए थे बिपिन चंद्र जी ने बोला था कि आईएनसी जो प्लेइंग कर रही है क्या करे, प्लेइंग विथ बबल्स, बबल्स के साथ खेल रही है, खेलते रहेगी। अब एक्स्ट्रा अगर देखते हैं और इसमें क्वेश्चंस क्या हो सकता है, जैसे कि तुमने देखा था हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इसमें बहुत सारी, अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरी डेप्थ में पढ़ाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी डेप्थ में लाया जाए। अभी तो ऐसे नॉर्मल लाए हैं, जैसे कैसे तुम्हें नॉर्मल याद होनी चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट 1917। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो कि वो कौन से नेता थे? उदारवादी थे, मॉडरेट फीस में थे, मुस्लिम, उसमें एक मुस्लिम का नाम भी आया था, जाकिर हुसैन, बदरुद्दीन तैयबसी, 1887। व्हाई डिड यू फॉर्म द आईएनसी? आईएनसी को क्यों फॉर्मेशन करना चाह रहे थे? to take initiative of the Indians. इनका क्या था? टू प्रोवाइड सेफ्टी वेल्थ फॉर द इंडियंस टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेस। इन्होंने बोला कि इंडियंस के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, उनके अंदर जो भी शिकायतें होगी, उनके पास जो शिकायत होगी आएंगे हमारे पास बताएंगे और हम लोग। दूसरा, अवॉइड वायलेंट रिवोल्ट्स बाय गिविंग इंडियंस अ पीसफुल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारी वायलेंस भी हो रहा था, बहुत सारे मूवमेंट भी हो रहा था, इस चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए बोले कि ऐसे बार बार लड़ने से अच्छा है हम लोग अपनी राइट्स का आप लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, आप लोग आइए इसी पर बताइए आपकी जो भी समस्या है, आइए उसको बता देंगे और समस्या दूर हो जाएगा। यही था ना भाई, जो चाहिए फॉर्म आईएनसी को फॉर्म इसीलिए करना चाह रहे थे ना। दूसरी क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द रोल ऑफ दादा भाई नौरोजी ऑफ आईएनसी? आईएनसी में दादा भाई नौरोजी को क्या रोल? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोली जाती है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। प्रेसिडेंट द फेमस ग्रेन थ्योरी, हाउ वेल्थ ऑफ इंडियन वाज चेंज्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब वो कैसे अंग्रेज की संपत्ति को लूट रहा है। रसीद इनका ट्रेन थ्योरी थी, कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को लूट रहे हैं। आखिर अंग्रेज जो है ये कैसे संपत्ति को लूट रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी थ्योरी दी है कि हाउ वेल्थ ऑफ इंडियंस वाज चेंज्ड बाय ब्रिटिश। आज सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थ्राइस, यानी कि 3 बार इन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था। What were the दादा भाई नौरोजी? What were the methods used by moderate? The methods used by moderates was petitions, prayers, requests and speeches, meetings. यानी कि petition से यानी कि रिक्वेस्ट करना था और ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड गिविंग स्पीचेस हमें इसके द्वारा भी बताना था। जैसे कि राइटिंग आर्टिकल्स इन न्यूज़ पेपर्स, या जैसे कि आर्टिकल्स आज भी लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है, न्यूज़ पेपर्स आता है उसमें उनके पास पहुंच जाते थे कि क्या समस्या है। दूसरी है, अगर हम तुम्हें ये बोले कि तुम्हें क्या करना है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट 1885 to 1905 टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज की, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी। 1885 से लेकर 1905 तक रहे थे, तो फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही? The importance of Indian
of an INC moderate phase was that it started the Indian national movement, and it trained people to come in politics to it बोलो it asks represent grievances to the British, and it जिससे स्प्रेड द आइडिया ऑफ यूनिटी बियॉन्ड द कास्ट रिलीजन एंड रीजन। इससे हटकर हमें सोचने की, अगर 1885 1905 अगर उस समय में ये मॉडरेट फीस काफ़ी सही था, उदारवादी फीस सही था पहले। दे क्रिएटेड नेशनल पॉलिटिकल अवेकिंग अमॉन्ग द इंडियंस। उन्होंने इंडियंस में पॉलिटिकल अवेयरनेस को पैदा किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस को पैदा किया। अगर हम सत्ता में रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, जैसे स्प्रेड द आइडिया ऑफ यूनिटी बियॉन्ड द कास्ट एंड रिलीजन्स। देखिए, जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर हमें काम करना है। हमें जाति, अपनी लैंग्वेज, अपने रीजन, ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर, अगर अपनी देश की आज़ादी चाहिए तो इससे आगे सोचकर आगे उठना पड़ेगा। एक्सपोज इकोनॉमिक, मतलब उस समय क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को हमें एक्सपोज कर रहा था। जो गवर्नमेंट बता रही है सही है, जैसे कि अभी के समय बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी जैसे कुछ क्लेम करती है कि अपने देश की स्थिति क्या है, तो उसके विपक्ष जैसे कि ऐसे कांग्रेस है, कांग्रेस उसको क्या करते हैं, एक्सपोज करने के प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी वोट वाला मामला चल रहा है, वोट वाला मामला चल रहा है, ऐसे करके उस समय भी होता था। तो इसमें क्या होता था, एक्सपोज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश थ्रू द ड्रीम थ्योरी के द्वारा उसमें एक्सपोज किया गया। तो उसमें बताया गया था, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है अपने देश को लूट रहे, अपने देश की संपत्ति को लूट रहे, उसमें एक्सपोज किया था। सिक्योर रिफॉर्म्स लाइक इंडियन कौंसिल एक आया था, इसमें इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। कब, 1892 में यही आया था ना। ट्रेंड, इसमें ट्रेंड नेक्स्ट जनरेशन चली, जैसे कि तिलक गांधी बेनिफिटेड फ्रॉम देयर पीसेस, उन लोगों को भी ट्रेंड करना था इसके बारे में। आ रही है बात समझ में, आगे समझ। चलो बताओ, तुम बताओ अभी। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट 1885 यानी 1885 से 1905 से तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसकी क्या भूमिका रही। The struggle of moderates in the Indian freedom struggle was that it united the Indian people. It trained the Indian people to ask grievances. It represented grievances to the British, and it trained future generations like Tilak and Gandhi to movements. Okay, very good. Why were extremists dissatisfied with the INC? Extremists dissatisfied with the INC. There's a moderate believed in petitions, British justice, which was too slow. मॉडरेट बिलीव को क्या था, पेटिशन पर बिलीव था, ब्रिटिश जस्टिस पर भी उनको विश्वास था। बीच बात लेकिन वो क्या था, काफ़ी स्लो था। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड, वो लोग बोलते थे नहीं ऐसा नहीं, हम भीख मांगेंगे। अरविंदो घोष ने बोला था भीख मांगते हैं अंग्रेज के सामने जाते। वो चाहते थे स्ट्रॉन्ग मेथड्स लाइक बायकॉट करो उनको, स्ट्राइक्स पर बैठ जाओ एंड डायरेक्ट एक्शन लो। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। They believed Congress was wasting time begging and instead of demanding rights, उनका क्या था, वो बोलते थे जी, वो बोलते थे जैसे कि क्या उनका मानना था कि कांग्रेस भीख मांगने में अपनी समय बर्बाद कर, भीख मांग रही है, इसमें समय बर्बाद कर, अपने अधिकार मांगने की बजाय भीख मांग रही है। ऐसे लोगों की बात था। वो लोग बोलते थे कि क्या करो, उसको बाइकआउट कर दो, हड़ताल पर बैठ जाओ, स्ट्राइक्स करते, स्ट्राइक्स मतलब हड़ताल पर बैठ जाओ, यही ना, हड़ताल पर बैठ जाओ, सीधा उनसे संघर्ष हो, एक्शन।
लड़ जाओ, अगर लड़ने की बारी है तो लड़ेंगे। और वो जो क्या थे मॉडरेट फेज वाले ऐसा नहीं चाहते। तो इसमें इसीलिए अरविंदो घोष ने बोल दिया था ये भीख मांगने की संस्था है, कि अपनी राइट्स मांग नहीं रही, अपनी समय बर्बाद कर रही है, अपने समय बर्बाद कर रही है। They felt true freedom could come only through the assertive struggle। उन्हें लगता था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल दृढ़ संकल्प से मिल सकती। उदारवादी लोगों को मानना था कि ऐसे करेंगे, काट करने से तो कुछ होगा नहीं, इसे नॉर्मल लड़ेंगे, हमें देश की आज़ादी मिल जाएगी। आगे समझ में, चलो बताओ। Why were extremists dissatisfied with the INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस? Extremists were dissatisfied with the ANC, like Arvindo Ghosh, who believed that INC was just begging and not asking for rights, and the extremists believe that we need to war to get independence from the British। यानी कि जैसे कि तुमने देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सबसे पहले हम समझें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम देखेंगे तो पहला बात ये समझ में आता है, क्या देखते हो, एक देते हैं कि वाज द INC ऑफ अर्ली ईयर्स ए वीक ऑर्गेनाइज्ड और ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। The ANC of the early years was a strong foundation। उसकी वीकनेस क्या? मॉडरेट मेथड्स वर स्लो एंड नॉट एग्रेसिव नहीं था। रिप्रेजेंटेड मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास, नॉट मासेस। अब इसकी मजबूती क्या थी, थोड़ी सी मजबूती को देखते हैं। क्रिएटेड ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया के लिए क्या की गई, एक नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की गई। इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड पीपल अक्रॉस इंडियन अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरे इंडियंस बैठे हुए थे। एंड स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एक्सपोज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज, एक साथ बैठकर ब्रिटिश पॉलिसीज को भी एक्सपोज करने की काम करते हैं, जिसका कंक्लूजन निकला कि वीक इन एक्शन INC लीड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। यही ना हो सकता है। आगे बात समझ, चलो बताओ। वाज द INC ऑफ अर्ली ईयर्स ए वीक ऑर्गेनाइजेशन और ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? The INC of the early years was a strong foundation because it in the moderate first weakness. In the moderate phase, peaceful ways were slow and not aggressive, and only supported small educated peoples and not masses. But and it also चलो ठीक। प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं INC को और डेप्थ में यहाँ पे बताइए MCQ क्वेश्चंस के साथ, MCQ क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हो, यानी कि हर तरह की क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आप चाहते हो कि और डेप्थ से बताया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, जो भी पढ़ना है आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसी तरीके से जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको भी पढ़ने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका भी लेक्चर से यहाँ पे प्रोवाइड की सकते। चलिए आज क्लास में बस इतना। एक काम कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जैसे आप बेल आइकन यहाँ पे प्रेस करोगे तो सबसे पहले जैसे हम वीडियो यहाँ से डालेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।